संग्राम ने पहले सोचा था कि वो सहस को यहाँ का काम सौंप देगा, लेकिन अब वो सोचता है कि सारी फैमिली इकट्ठी रहे। सो उसने तय किया कि वहाँ की कंपनी सिड और ओम संभाल लेंगे और ये यहीं सेट हो जाएगा। सहस और हर्ष जो काम करना चाहें कर लें, उनकी अपनी चॉइस है। वैसे वो कंपनी जो इसने बुआ से धोखे से ले ली थी, वो इसने हर्ष के नाम ही कर दी थी। कुछ देर बाद वो लिस्ट उसके टेबल पर आ गई, जो 4 कैटेगरी में बंटी हुई थी, जैसे नापसंद किए जाने वाले शर्ट, कम पसंद किए जाने वाले शर्ट, पसंद किए जाने वाले शर्ट और ज़्यादा पसंद किए जाने वाले शर्ट। इसे देखने के बाद संग्राम बोला, अब ज़्यादा पसंद वाले शर्ट को नापसंद के साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या करने से दोनों बराबर आ जाएं। उसने सबको कहा। फिर सबको चारों शर्ट अपने पास रख कर देखने लगा, फिर अपने साथ बैग में रख लिया। उसने सिड को कहा, सिड मैं छवि के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालना। राजू का फ़ोन आया था, वो लंच के बाद आ जाएगा, बेटे को देखने गया है, कहकर संग्राम अपना बैग लेकर चला गया। बड़ा ही घटिया है कमीना, अपने भाइयों के छवि के साथ रहने से भी जलता है। सिड सिर हिलाते हुए अपने आप से बोल पड़ा। संग्राम सीधे मम्मी के घर आ गया और बेल बजाई। दरवाज़ा मौली ने खोला। मौली ने उसे नमस्ते बुलाई। छवि जाग रही है? हाँ जी जाग रही है, मैं उन्हीं के पास से आई हूँ। आप उनके पास जाइए, मैं खाना बना लूँ, कहकर वो किचन में चली गई। संग्राम ऊपर छवि के पास चला गया। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? जी बोर हो गई, सारा दिन यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ। छवि ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। सच में उसके कमरे में टीवी तक नहीं था। संग्राम बालकनी में आया और उसने राजू को फ़ोन किया। हाँ जी सर, तुम इस वक्त घर पर ही हो? हाँ जी सर, बस निकलने ही वाला हूँ। राजू बोला, ऐसा करो, एक 55 इंच का टीवी लेकर इसी वक्त छवि के कमरे में घर आओ, और ऐसा करो कि उन्हें फ़ोन कर दो, वो यहाँ ले आए, पैसे यहीं दे देंगे। कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अंदर आया और छवि से बोला, चलो तुम्हें बालकनी में ले चलूँ। कहकर उसने उसके कंधे को सहारा देकर उसे खड़ा किया और धीरे धीरे उसे बालकनी में ले आया। फिर उसे चेयर पर बैठा दिया, खुद भी उसके साथ बैठ गया। उसने अपना बैग लाकर टेबल पर रखा और छवि को शर्ट निकाल कर दिखाते हुए पूछा, छवि इन चारों को सबसे कम से लेकर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने की सीरीज़ में रखो। छवि ने देखते ही पहचान लिया कि इनमें से कौन सा लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, और संग्राम को दिखाती हुई बोली, ये वाला नंबर 4, ये 3, ये 2 और ये वाला नंबर 1, इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। छवि ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा कि वो सही है या गलत। वाह छवि, ग्रेट, तुमने तो पहली ही बार में सही बता दिया, लेकिन तुमने कैसे बताया? संग्राम ने हैरानी से पूछा। देखिए, मैंने अक्सर आपको इसी स्टाइल के कपड़े पहने देखा है, इसलिए इसे नंबर 1 कहा है। बाकी मैं जब अहमदाबाद गई थी तो कॉलेज में लड़कों की चॉइस की हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया। छवि ने सच बताया। तुम वहाँ लड़कों को देखती थी? संग्राम ने उसे घूरते हुए पूछा। अरे नहीं, असल में ये कपड़ा आपकी कंपनी तैयार करती थी ना, तो इन कपड़ों को देखती थी। छवि ने बेचारी सी मुंह बनाकर बोला। तभी अंदर राजू टीवी लेकर आ गया। संग्राम बोला, ठीक है लगा दो। हाँ, इस तरफ लगाओ। ऐसा करो, बेड इस साइड घुमा दो और यहाँ सामने लगा दो। कहकर वो छवि के पास आया। कमरे में क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों है? छवि ने शोर सुनकर पूछा। तुम्हारा बेड को खिड़की वाली तरफ खिसका दिया है। अब अगर बालकनी का अंदर वाला दरवाज़ा खुला रखोगी तो जाली से ताज़ी हवा अंदर आ जाएगी और वहीं बैठी तुम बाहर का नज़ारा देख सकती हो, फिर बोर नहीं होगी। संग्राम ने उसे बताया। आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि मैंने कह दिया था कि मैं बोर हो गई हूँ? आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं? कहकर छवि ने संग्राम का हाथ पकड़ लिया। पगली, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? और वैसे भी मुझे तुमसे काम भी तो है। संग्राम शरारत से बोला। इस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ? छवि ने हैरानी से पूछा। जो शर्ट नंबर 4 और 3 हैं, उनके लिए क्या किया जाए कि वो बेकार ना हो और बिक भी जाएं? संग्राम बिजनेसमैन था, हर बात में बिजनेस करता था। मैं बैठी यही सोच रही थी, क्यों ना हम इन पर इंग्लिश के अक्षर छपवा दें। जैसे एस अक्षर से तुम्हारा नाम है, तुम एस अक्षर वाली शर्ट पहन लेना, इसी तरह बाकी भी होंगी। इसके अलावा बर्थ डेट भी लिख सकते हैं। छवि बोली, वाह ये तो अच्छा आइडिया है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास लाया था। संग्राम बोला, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई उनकी राशि का नाम या फिर हैंडसम, क्यूट, अट्रैक्टिव वगैरह भी लिखा जा सकता है, जिसे देखकर लड़के लेने आए। मैं आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर दूंगी, आप अपने कारीगरों से इस पर प्रिंट या कढ़ाई जैसा भी चाहो करा लेना, फिर देखना।
छवि खुशी से बोले जा रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि वो संग्राम के काम आ रही है। संग्राम छवि की बात सुनते हुए कमरे की तरफ भी देखे जा रहा था। अंदर से ड्रिल चलने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर क्या हो रहा है? छवि ने संग्राम से पूछा। वो साफ सफाई कर रहे हैं, उसी कारण ये सब हो रहा है। तुम इधर ध्यान दो। संग्राम ने उसे बातों में लगाए रखा। सर हो गया, आकर देखिए, राजू बोला। संग्राम अंदर गया तो और सब ठीक लग रहा था। सब हो गया था, टीवी सेट हो गया था। संग्राम ने पेमेंट की और उसे भेज दिया। फिर वो छवि को अंदर ले आया। छवि देखकर हैरान रह गई। टीवी लगा देखकर वो खुश हो गई। अब बेड भी इस तरफ ठीक लग रहे थे। उसने संग्राम को थैंक यू कहा। दीदी जी आप कैसी हैं? राजू ने पूछा। ठीक हूँ, तू बता, नज़र ही नहीं आता आजकल। मौली से ही सुनती हूँ तेरे बारे में, राजू को देखते हुए बोली। बस जी, कंपनी के काम में बिजी रहता हूँ, शादी के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, राजू बोला। तो चाय के कप उठाने आई मौली शर्मा गई। तू शादी कर रहा है? लड़की देख रखी है? तेरे बच्चे का क्या? संग्राम ने पूछा। जी सब तय हो गया है, ये मौली से होने वाली है शादी। ये मेरे बच्चे को भी रखने को तैयार है, राजू बोला। अच्छा, चलो अच्छा है। तुम दोनों को एडवांस में बधाई। संग्राम ने बधाई दी। दोनों खुश हो गए। मौली शर्मा कर नीचे चली गई। राजू भी विदा लेकर उसके पीछे चला गया। संग्राम ने छवि को बेड पर ठीक करके बिठाया, फिर उसके आगे अपना गाल करके बोला, अब करो थैंक यू। छवि उसके गाल पर किस करने लगी तो उसने मुंह घुमा दिया और किस गाल की जगह उसके होंठों पर हो गया। छवि पीछे हटने लगी तो संग्राम ने उसे पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमने लगा। इतने दिन बाद मिलने की वजह से उसके अंदर की चाह बाहर आ गई थी और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। छवि ने उसे पीछे हटाते हुए याद दिलाया कि वो अभी घायल है। सॉरी, भूल ही जाता हूँ, पर उस दिल का क्या करूँ, ये मानता ही नहीं। संग्राम उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला। दोपहर में मम्मी भी घर आ गईं। वो भी सीधे छवि के कमरे में आईं। अंदर पैर रखते ही वो कमरा देखकर हैरान रह गई। ये कब किया? मम्मी, अब मैं भी यहीं रहूँगा, इसलिए अपनी पसंद का सेट करा लिया। मुझे टीवी देखने की आदत है, सो टीवी लगवा लिया। अच्छा लग रहा है, संग्राम बोला। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा किया। मैं खुद तुझे कहने वाली थी कि अब यहीं आ जा। अब मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। खाना खा लिया क्या? नहीं, आपका वेट कर रहे थे। मौली से कहता हूँ खाना यहीं ले आएगी। उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया। मम्मी, मैंने आपसे पूछना था कि अब हम यहीं रहें या अहमदाबाद चलें? संग्राम ने पूछा। बेटे, उस शहर ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैंने उस शहर को क्यों छोड़ा। आज वक्त है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, मम्मी बोली। अरे हमने भी सुननी है, हमें आने तो दो, हर्ष ने अंदर आते हुए बोला। सहस भी उसके साथ ही था। वो अंदर आते ही चौंक गए। उन्हें लगा मानो गलत कमरे में आ गए हों। ये क्या मम्मी, हम कुछ देर बाहर घूमने क्या गए, कमरा ही बदल दिया? सहस बोला। मैंने नहीं, संग्राम ने किया है ये सब। ये उसका कमरा है ना अब, तो उसने अपने ढंग से सेट कर लिया, मम्मी बोली। क्या? फिर आप उस घर में नहीं रहोगे? हर्ष भैया, हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सहस बोला। तुम दोनों बाद में जाना, पहले बताओ खाना खा लिया क्या? मम्मी ने पूछा। हाँ जी, बाहर खाकर आए हैं। चलो अब आप अपनी कहानी सुनाओ, हर्ष बोला। बात आज से 32 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझे कॉलेज में पसंद किया था। उन्होंने मेरे पापा से मिलकर मेरी शादी तुम्हारे पापा से कर दी। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे थे। वो कंपनी तुम्हारे दादाजी की थी। फिर तुम्हारे पापा संभालने लगे। फिर हमारे जीवन में संग्राम आया। सब इसे बहुत प्यार करते थे। फिर सहस के होने के बाद तेरे पापा बीमार रहने लगे। तब उन्होंने उस कंपनी के शेयर हम तीनों को दे दिए। अब तुम दोनों छोटे थे तो तुम 3 साल और 6 8 महीने का था, तो 18 साल तक तुम्हारे शेयर संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। फिर अचानक तेरे पापा मर गए। मेरे पापा पहले ही मर गए थे। अब सिर्फ तुम्हारे दादाजी का ही सहारा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट हर्ष के पापा से मेरी शादी करवा दी। क्या वो दादाजी के असिस्टेंट थे? संग्राम ने पूछा। हाँ, वो पिताजी का असिस्टेंट था, कंपनी का सारा काम करता था। उस वक्त इन्होंने पिताजी को कहा कि इनके 2 बच्चे हैं और पत्नी मर गई है। पिताजी को यही ठीक लगा, हमारी शादी कर दी। शादी के बाद ये हर्ष और पृथ्वी को अपने साथ ले आए और इनके साथ रेखा को भी लाए और हमें बताया कि ये बच्चों की नैनी है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। संग्राम को पहले ही पिताजी ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। पहले वो बहुत ठीक रहा। पिताजी की डेथ होते ही वो एकदम से बदल गया। कहते कहते मम्मी रुक गई। हर्ष बेटा, बुरा न मानना, मैं तुम्हारे पिता के बारे में ऐसी बात कर रही हूँ। असल में मैं उसकी भूल कर भी इज्जत नहीं कर सकती। वो था ही घटिया आदमी।
वो हर्ष से बोली। कोई बात नहीं मम्मी जी, उस आदमी की मैं भी इज्जत नहीं करता, जबकि मैं उसका बेटा हूँ। अब वो मुझे प्यार ही नहीं करता था उसके कहने के मुताबिक, पर जब मैं उससे इतनी नफरत करता था तो आपने तो साथ जाने आपके साथ तो जाने, जो आप चाहे बोलो, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष बोला। तुम्हारे दादाजी की मौत के बाद इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। हम शादी के बाद से ही अलग अलग कमरे में ही सोते थे, हमारे बीच पैसे के सिवा कोई बात नहीं होती थी। वो मेरे पास आता था जब उसे पैसे या किसी कागज़ पर मेरे साइन चाहिए होते थे, तब तक भी सब ठीक था। फिर एक दिन वो मुझे एक होटल में मीटिंग के लिए ले गया और मुझे इसने जानबूझकर अपने एक क्लाइंट के पास कमरे में छोड़ दिया। मैं ही जानती हूँ कि मैं वहाँ से बचकर कैसे आई। घर आने पर इसने मुझे मारा और बोला कि उस क्लाइंट से उसे 3 करोड़ का फ़ायदा होना था। उस दिन हमारी खूब लड़ाई हुई। मैंने उसके बाद उसके साथ जाने से मना कर दिया और वो रेखा को ले जाने लगा। तब से मैं हर्ष को भी अपने पास रखने लगी। शरद, जिसका नाम उसने संग्राम कर दिया था, को उसने ऐसा सिखाया कि वो मुझसे नफरत करने लगा। मुझे वो उसके स्कूल जाने नहीं देता था। वो यहाँ आता तो मुझसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन उसने सहस को उठाकर उसे मारने की धमकी देते हुए मुझे कई पेपर्स पर साइन करा लिए। उसके बाद से वो मुझसे पैसे मांगने नहीं आया। उस दिन से वो मुझ पर घर से बाहर जाने की पाबंदी लगा दी। मैं बहुत डरी डरी रहती थी कि कहीं वो सहस को मारने की धमकी देकर मुझसे कोई और भी काम ना करा ले। एक दिन सिड के पापा, जो तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो घर आए और उनसे वादा लिया था कि, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता ही दिया। बताया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उनसे वहाँ से भागने में मदद मांगी। उसने सिड के पापा को जाते हुए देख लिया तो उसने हम दोनों पर बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाए। फिर मैं उनकी मदद से यहाँ भाग आई। मम्मी रोते हुए सुना रही थी। मम्मी आप रो मत, बुरा वक्त गुजर गया, अब वो जेल में हैं, अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। संग्राम बोला। मेरी किसी दिन सिड के पापा से भी बात कराना, मेरी वजह से उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई। हाँ, इन्होंने उनके घर जाकर भी हंगामा किया तो उन्हें भी घर बदलना पड़ा था। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था, संग्राम ने बताया। बस फिर हम यहाँ आ गए। शुरू शुरू में कुछ मुश्किलें हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे दिन सुधरते चले गए। मम्मी, बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जाओ। अब हम इकट्ठे हो गए, अब हम सभी साथ रहेंगे। संग्राम ने इशारा किया तो सहस और हर्ष ने भी मम्मी को गले लगा लिया। तीनों ने एक साथ मम्मी को हग कर लिया। तीनों की आंखें नम हो गई थी। छवि भी उन्हें नम आंखों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि लाइफ उसकी ही दर्द में गुजरी है, पर मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है। अब सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। मम्मी ने संग्राम को कहा, अगर मैं तुम तीनों को कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? हाँ जी मम्मी जी, बोलो, तीनों ने एक साथ कहा। संग्राम मुझसे पूछ रहा था, देखो बेटा, मैं अब उस शहर नहीं जाना चाहती। अब तुम तीनों देखो कि तुम कंपनियों को कैसे हैंडल करोगे। मम्मी बोली। भाई आप लोग कुछ भी डिसाइड करो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी, छवि बोली। अब छवि यहाँ है तो मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हर्ष और सहस तुम दोनों अहमदाबाद चले जाओ। हर्ष, पहले तुम बताओ कौन सी कंपनी में जाना चाहोगे, तुम्हारी चॉइस है। सहस को दूसरी में भेज देंगे। संग्राम बोला, भैया आपने मुझे जो दी है मैं वही चलाऊंगा। सहस दूसरी वाली संभाल ले। हर्ष बोला, चलो ठीक है फिर सहस तुम उस कंपनी में चले जाना, ओम तुम्हारी हेल्प करेगा और हर्ष तुम्हारे साथ सिड को भेज दूंगा। तुम्हारी उससे बनती भी है, ठीक है ना? बाकी मैं तो हूँ ही, वक्त मिलते ही यहाँ आ जाया करना। संग्राम बोला। सहस, मीना से भी मिलते रहना, मेरी बात भी करवा देना, शादी कब करनी है बता देना। भाई चोरी छिपे ना कर लेना, हमने भी शादी देखनी है। छवि बोली। भाभी, किसकी शादी, किससे शादी? आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हो। सहस बोला। ज़्यादा चालाक मत बन, माँ हूँ तेरी। उसी दिन सब समझ गई थी। बाकी का छवि ने बता दिया। हाँ, अगर अब टूट गई है और उससे शादी नहीं करनी है तो ठीक है, हम और लड़की देख लेंगे। मम्मी मजाक करते हुए बोली। ओ नहीं मम्मी जी, अब जाऊंगा तो बात करूंगा, बाकी भैया भाभी और आप जाएंगे तो बात बन जाएगी। सहस बोला। तुम डरते क्यों हो छोटू, मैं चलूंगा, देख कैसे मैं तेरी बात पक्की हो जाएगी। हर्ष बोला। भैया अगर आप गए तो वो ना हमारी बात सुने बिना ही हमें भगा देगी। आपको उसकी मम्मी का पता नहीं है, भाभी से पूछना कितनी गुस्से वाली है। वो तो मुझे छवि का भाई समझती थी, इसलिए बुला लेती हैं। अगर पता चला कि आप मेरे भैया हैं तो मेरी तो खैर नहीं। सहस हंसते हुए बोला। ठीक है, तुम लोग अब बातें छोड़ो। हर्ष, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम कंपनी संभालो, शादी की बात बाद में करेंगे। अब बहुत देर हो गई है, छवि थक गई होगी, उसे आराम करने दो।
कहकर संग्राम ने उन्हें जाने का इशारा किया। वो छवि को सोने का कहकर उसके साथ बाहर निकल गया। उनके साथ वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर संग्राम उन्हें अपने घर ले गया और अपना घर दिखाया। दोनों ने अपने लिए कमरे ले लिए। संग्राम के घर में जिम भी था। वो लोग वहीं रुक गए। संग्राम वापस आ गया। कुछ दिन बाद छवि अब ठीक हो गई थी। आज हर्ष और सहज अहमदाबाद जा रहे थे। संग्राम और सेठ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। छवि और मम्मी स्कूल आ गए थे तो मम्मी का दिल दुखी था। उन्हें सहज और हर्ष के जाने से घर में एकदम खाली खाली हो गया था। छवि ने मम्मी से कहा, मम्मी कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे, आप दुखी क्यों होती हैं? वो पहुंचकर ही फ़ोन करेंगे। आप चलिए, प्रेयर का टाइम हो गया है। प्रेयर में भी मैडम ने बच्चों को अच्छी बातें बताई। फिर वो काम में बिजी हो गई। बच्चों के साथ वो सब भूल जाती थी। अहमदाबाद। सहज और हर्ष अहमदाबाद पहुंच गए। वो एक साथ सीधे घर गए। वो दोनों ने यहीं रहने का तय किया था। यहाँ से हर्ष कॉलेज और सहज कंपनी चले जाया करेंगे। दोनों ने पहले ही फ़ोन करके अपने अपने कमरे की सफाई करने को बोल दिया था। हर्ष ने पापा का कमरा लिया था और सहज ने हर्ष वाला कमरा मिला था। हर्ष उस रात आराम करके अगली सुबह कॉलेज चला गया और सहज कंपनी चला गया। वहाँ ओम ने उसका स्वागत किया। उसे संग्राम वाले कमरे में ही बिठाया। सर, काम आज से ही शुरू करना है कि आज स्टाफ इंट्रो करा दें? ओम ने पूछा। इंट्रो करा दो, फिर काम करने में आसानी होगी। यहीं बुलाओगे कि उनके पास जाना पड़ेगा? सहज ने पूछा। सारे डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे डायरेक्टर, ओम ने बताया। फिर उसने फ़ोन करके सबको वहाँ आने को कहा। सर, ये फाइबर प्रोडक्शन की डायरेक्टर हैं, ये यार्न प्रोडक्शन की डायरेक्टर हैं, ये हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग के हेड, ये प्री ट्रीटमेंट के हेड और ये हैं फैब्रिक प्रोडक्शन के डायरेक्टर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, रिटेल एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्ट ट्रिप पर गए हुए हैं डायरेक्टर। फिर उसने सबसे कहा, आज से ये हमारे नए बॉस हैं, तुम्हें अब इनके अंडर काम करना है। सबने एक एक करके सहज से हाथ मिलाया और उसे बधाई दी। उसने कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग जैसे संग्राम भैया के साथ काम करते थे ऐसे ही मेरे साथ करोगे और कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करोगे। हम इसे तरक्की के उच्च पायदान पर पहुंचाकर संग्राम भैया को गिफ्ट देंगे। फिर एक एक डायरेक्टर को उसे अपने अपने स्टाफ से मिलने को ले गया। सहज को मिलते मिलते ही दोपहर हो गई। उसे अब पता चला कि ये सब कितना मुश्किल है। वो सोचता था कि संग्राम भैया बस अपनी कंपनी में आकर बैठ जाते होंगे और शाम को वापस आ जाते होंगे, पर इतने डिपार्टमेंट का काम देखना, उनकी गलतियां देखना, उन्हें सुधारना और आगे बढ़ाने के लिए नए नए उपाय सोचना, ये दिल और दिमाग को थका देने वाला काम है। उसने संग्राम को फ़ोन किया, भैया मैं आज अब तक इंट्रो की है और बहुत थक गया। आप सच में ग्रेट हो जो इतना काम करते हो। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तू आज ये कह रहा है, देखना कल मुझसे भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। वक्त के साथ तजुर्बा आता जाता है, फिर कोई और तुम्हें यही बातें कहेगा। संग्राम बोला, भैया पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सूरत बदलने के साथ साथ आपकी सीरत भी बदल गई हो। अब आप बहुत ही मीठा बोलने लगे हो। पहले आप हमेशा गुस्से में रहते थे, आपको देखकर ही कोई भी डर जाएगा, और अब इतनी प्यारी बातें करते हो, पता ही नहीं चलता कि आप वही हो। सहस बोला, हाँ, असल में तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बिहेव करने लगते हो। पहले मैं उन साजिशकारों के बीच रहता था तो हर किसी को शक की नज़र से देखता था। मुझे लगता था कि हर कोई मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा था, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था। पर अब सब बदल गया है। तुम सबके साथ रहकर मैं भी बदल गया हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने मेरी शादी छवि से कराकर। उसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो सब पकड़े गए और तुम लोग मिल गए। अब उस भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। संग्राम बोला, भैया आपको कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए एक हैंडसम सा भतीजा, बिल्कुल आप जैसा, और एक सुंदर सी प्यारी सी भतीजी, भाभी जैसी, जो मेरे आगे पीछे चाचू चाचू करते फिरे। सहस दो प्यारे बच्चों को अपने आसपास घूमने के सपने लेते हुए बोला, हाँ, उसकी तो फिक्र ना कर, बच्चों की तो लाइन लगा दूंगा। उन्हें खिलाने खाना खिलाने और खेलने खिलाने की जिम्मेवारी तेरी, फिर मत रोना। संग्राम ने मजाक में कहा, आप चिंता ना करो, काम करके उनके लिए ढेर सारा पैसा जमा कर लूंगा, आप अपना काम शुरू करो। सहस भी मजाक करते हुए बोला। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग अपने काम में लग गए। संग्राम ने शर्ट्स पर छवि के कहे मुताबिक नंबर छपवा दिए, फिर कुछ पर राशि का नाम लिखवा दिया। सच में ये कारगर साबित हुआ। उन्हें इन शर्ट्स के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। संग्राम ने ऑर्डर लेकर सबको काम पर लगा दिया। उसने इसकी जिम्मेदारी शिव को सौंप दी। उसने तय किया कि छवि को यही डिजाइन डिपार्टमेंट में काम दे देगा। वो डिजाइनर की हेल्प कर सकती है। उसके आइडियाज़ भी कमाल के हैं। डिजाइनर संजीव वहाँ आया। वो बोला, सर आपके इस डिज़ाइन ने तो रेवोल्यूशन ला दिया।
सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग डिज़ाइन में लिखें तो हो सकता है इसका अलग असर पड़े। हाँ ये भी ठीक है, हम कर सकते हैं। संग्राम को आइडिया अच्छा लगा तो वो बोला, तो बताइए सर कैसे डिज़ाइन लें। मुझे पता है आपका आइडिया मुझसे बेटर होगा, संजीव बोला। असल में ये आइडियाज़ मेरे नहीं हैं, ये सब मेरी वाइफ के आइडियाज़ हैं। उसने फ़ाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी रिज़ल्ट आना है। फ़िलहाल स्कूल में टीचर कम असिस्टेंट टू प्रिंसिपल है, संग्राम ने बताया। ग्रेट सर, आप उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग में डालिए, वो बहुत फेमस डिज़ाइनर बनेंगी। सर अगर वो यहाँ आकर मुझे गाइड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एक की जगह दो लोग मिलकर अच्छा सोच सकते हैं। कोई नहीं, देखता हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ। तब तक तुम अपने आइडियाज़ पेपर पर उतारो, कहकर संग्राम ने सिड को फ़ोन किया। सिड, मैं छवि को लेने घर जा रहा हूँ, पीछे ध्यान रखना। यार मुझे भी कहीं से एक अच्छी पत्नी दिला दे और मैं भी बहाने बनाकर घर जाऊँ। सिड बोला, ठीक है, शाम को तेरे पापा को फ़ोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि कोई लड़की ढूंढ ले। संग्राम बोला, गुरुदेव गलती हो गई, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना फ्री हूँ कि मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। सिड बोला, चल अब गुरु मान ही लिया है तो ठीक है, ढूंढते हैं, चल मैं आता हूँ, कहकर संग्राम ने फ़ोन काट दिया और कार की चाबी उठाकर बाहर चला गया। छवि इस वक्त स्कूल में थी, संग्राम सीधा स्कूल ही चला गया। मम्मी उसे देखकर बहुत खुश हुई। आज मेरा बेटा यहाँ कैसे आया, मम्मी ने पूछा। मम्मी आपको पता है कि जो शर्ट बिक नहीं रहे थे उनके लिए छवि ने आइडियाज़ दिए थे, अब वो सारे शर्ट्स बिक रहे हैं। डिज़ाइन छवि से मिलना चाहता है डिज़ाइनर, हम चाहते हैं कि वो और आइडियाज़ दे ताकि अलग अलग डिज़ाइन बनाए जा सकें। संग्राम ने सारी बात बताई। अच्छा तो ये अपनी माँ से या फिर एक पति अपनी पत्नी से मिलने नहीं आया है, ये एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने आया है, मम्मी ने उसे मजाक में कहते हुए कहा। अरे मम्मी, बिजनेस तो बहाना है, असल में तो आपकी याद आ रही थी इसलिए आया हूँ, संग्राम बोला। चल तुझे इसका स्कूल दिखा दूँ, वहीं तू छवि से भी मिल लेना, कहकर वो उसे स्कूल दिखाने चली गई। संग्राम यहाँ पहली बार आया था तो वो बहुत उत्साहित था अपनी मम्मी का स्कूल देखने के लिए। वो लोग एक दो क्लासेस देख कर निकले तो उसे छवि की आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी। वो उसे बच्चों के साथ प्यार से पेश आते देखकर सोचने लगा, अगर आज उनका बच्चा जिंदा होता तो उनकी ज़िंदगी और ही होनी थी, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। चलो हम साथ हैं, ये भी बहुत है। मम्मी को रास्ते में एक टीचर ने रोक लिया। संग्राम अकेला छवि के पास आ गया। छवि उसे देखकर हैरान हो गई। वो उसे देखकर शर्मा सी गई, एक शर्मीले बच्चे की तरह जो स्कूल में आए अपने माँ बाप को देखकर शर्माता है। वो बोली, आप यहाँ क्यों आए, मुझे मम्मी के पास ही बुला लेते। क्यों, मेरे यहाँ आने से क्या हुआ, संग्राम ने पूछा। वो देखो, सभी टीचर देख रहे हैं, अब सभी मुझसे आपके बारे में पूछेंगी, छवि ने शर्माते हुए कहा। इसमें क्या बात है, मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर वो तुमसे नहीं पूछेगी। संग्राम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छवि हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। संग्राम जी, सभी देख रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए, छवि ने टीचर्स की तरफ देखते हुए हाथ छोड़ने को कहा। यार तुम्हारा लीगल पति हूँ, हाथ ही तो पकड़ा है, कोई किस थोड़ी कर रहा हूँ। चलो फिर मम्मी के कमरे में चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर मम्मी के ऑफिस में ले गया, उसे सीट पर बिठाया। असल में मैं तुम्हें कंपनी ले जाने के लिए आया हूँ, संग्राम बोला। क्यों, क्या हुआ, छवि ने पूछा। मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ले आता हूँ, मेरा दिल लगा रहेगा, संग्राम ने उसे छेड़ते हुए कहा। संग्राम जी, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया, छवि उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। क्यों भाई, अपनी पत्नी को प्यार करना कोई बुरी बात है क्या, मैं पहले जैसा क्यों रहूं। अच्छा अब चलो वहाँ चलकर बात बताता हूँ। सारे टीचर और बच्चे उन दोनों को दीवार, खिड़की और दरवाज़ों के पीछे छुप छुप कर देख रहे थे। छवि ने उनकी तरफ देखा और संग्राम की बाह पकड़कर वहाँ से जल्दी जल्दी से मम्मी के ऑफिस आ गई। दोनों मम्मी को बाय करके अपनी कार में कंपनी के लिए निकल गए। छवि, तुम्हारे बनाए डिज़ाइन चल निकली है, इसलिए डिज़ाइनर तुमसे मिलना चाहता है। मेरा भी दिल कर रहा था कि सबको दिखाऊं कि मेरी पत्नी कितनी इंटेलिजेंट है, संग्राम ने उसके गाल खींचते हुए कहा। छवि उसकी तरफ देख कर हैरान हो रही थी कि ये इतना कैसे बदल गया। उसे संग्राम के इसी प्यार का इंतजार था। वो चाहती थी कि संग्राम उसे इसी तरह प्यार करे। आज उसे इस तरह देखकर छवि की आंखें नम हो गईं।
संग्राम ने छवि को अपनी तरफ प्यार से देखते हुए देखा तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गाना गाया, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। छवि मुस्कुरा दी। संग्राम बोला, छवि, मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी देना चाहता हूँ। अब तुम इस तरह देखना बंद कर दो। हर दिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करूँगा। मैं अपने पिछले बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा। संग्राम ने उससे वादा करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। छवि ने हल्के से प्यार से उसका हाथ परे करते हुए कहा, ठीक है, अब आप कार चलाने में ध्यान दीजिए। अहमदाबाद। सहस को यहाँ आए कई दिन हो गए थे। वो पूरी तरह से कंपनी के कामों में बिजी हो गया था। ओम ने उसे फ़ोन कर किया और बोला, सर, आपकी नई सेक्रेटरी आ गई है, ओके भेज दो। सहस ने जवाब दिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सहस के कम इन कहने पर एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आई और सहस की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, सर, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। सहस ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। वो मीना को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? सहस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मीना को इतने दिनों बाद मिलकर वो हक्का बक्का रह गया। क्यों सर, मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने आपके ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गई। मीना को भी सहस को देखकर हैरानी हुई। उसे सहस ने यहाँ आने के बारे में बताया नहीं था। अब उसे यहाँ देखकर मीना के दिल में कई ख्याल आए जा रहे थे। उसे सहस पर गुस्सा आ रहा था कि क्या वो सब प्यार नहीं, टाइम पास था। ये इस कंपनी का मालिक कैसे हो गया? इसने अपने बारे में जो भी बताया, क्या वो सब झूठ था? ये क्यों मुझसे साधारण लड़का बनकर मिलता रहा? ओह, तो तुम मेरी सेक्रेटरी हो, ये तो बहुत अच्छा है। काम मुश्किल नहीं है, तुम जल्दी सीख जाओगी। बैठो। सहस बोला। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप काम बताइए। मीना ने फिर दो टूक जवाब दिया। सहस को उसका ये बिहेवियर अजीब लगा। वो बोला, मीना, क्या बात है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं? जी सर, मैं आपको नहीं जानती। मैं जिस सहस को जानती थी वो तो एक सिंपल सा मध्यम वर्गीय कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। वो किसी कंपनी का मालिक नहीं था। मीना रूडली बोली। मीना, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, बस मैं बिजी हो गया था। तुम नाराज़ क्यों होती हो? बैठो तो सही, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सहस उसके पास जाकर उसे कंधे पकड़कर बैठाते हुए बोला। मीना ने उसके हाथ झटक कर परे हटाते हुए कहा, देखिए, आप अपनी हद में रहिए। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। काम बताइए मुझे, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। मीना, तुम ओके, ये फाइल्स देखो और इनकी डिटेल्स की लिस्ट बना कर लाओ। सहस ने सोचा कि ये अभी नाराज़ है, इसलिए उसे कुछ फाइल्स देते हुए कहा। मीना वो फाइल्स लेकर चली गई। बाहर आकर मीना बहुत रोई। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं क्या कोई खिलौना हूँ कि खेला और छोड़ दिया? अगर आज इतने महीनों बाद मैं इससे अचानक नहीं मिलती तो ये तो कुछ भी नहीं बताता। जाने कब से यहाँ पर है, पर एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ना ही आकर मिला। मैं फ़ोन करती तो वो उठाता नहीं था। मैं क्या समझी? अब मुझे मिलते ही प्यार जताने लगा है। ये सब क्या है? आखिर इसने मुझे समझ के क्या रखा है? अंदर कमरे में सहज सोच में डूबा हुआ था कि मीना को आखिर क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं बिजी था, हो गई गलती कि मैं उसके कांटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि मैं सेट होकर उसके घर जाकर उसके घर वालों से मीना का हाथ मांगूंगा, पर ये मीना तो मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं क्या करूं? कुछ सोचकर उसने छवि को फ़ोन किया। भाभी, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कंपनी में पूरी तरह सेट होकर मीना का हाथ मांगने जाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती या किस्मत से मीना मेरी सेक्रेटरी बनकर आ गई और अब वो मुझसे नाराज़ हो गई है। वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही। मैं क्या करूं? सहज दुखी आवाज़ में बोला। छवि उस वक्त संग्राम के साथ कार में कंपनी की तरफ जा रही थी। उसने स्पीकर ऑन करके संग्राम को भी ये सारी बात सुनवाई। उसकी बात सुनकर संग्राम बोला, तू बड़ा कब होगा? हर बात में तू छवि या मुझसे हेल्प मांगेगा तो ज़िंदगी कैसे जिएगा? ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है तो तुम खुद ही इसे हल करो। हाँ, एक हिंट देता हूँ, फाइल्स दी हैं तो एक फ़ाइल अपने दिल की बनाकर स्टडी करने को दे दो। ठीक है, ओके भैया, समझ गया, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने एक लेटर लिखा और मीना को फ़ोन किया। जी सर, मीना बोली। एक फ़ाइल और है, आकर ले जाओ, सहस बोला। मीना अंदर आई और सहस से फ़ाइल लेकर चली गई। उसने कुछ नहीं पूछा और सहस ने भी कुछ नहीं कहा। मीना ने बाहर आकर उस फाइल को खोल कर देखा तो अंदर लेटर देखकर पहले तो वो फाइल बंद करके वापस देने जाने लगी। फिर उसने लेटर पढ़ा तो उसे सब समझ में आ गया कि सहस संग्राम का भाई है और ये कंपनी संग्राम ने ही उसे दी है और वो सेट होकर उसके घर जाकर उसका हाथ मांगेगा। मीना को ये सब पढ़कर खुशी हुई,
पर उसने सोचा कि क्या पता ये सब सच है या नहीं, इसे पहले चेक करूँगी, फिर इसकी बात पर भरोसा करूँगी। वो काम खत्म करके सारी फाइल्स लेकर उसके ऑफिस में गई। सहस उसके मुंह की तरफ देख रहा था, पर वो बिना कुछ बोले फाइल्स रखकर चली गई। सहस ने वो फाइल खोल कर देखी। वो लेटर वैसे ही पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। अब वो क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कमरे में टहलने लगा। कुछ देर टहलने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने तय किया कि अब वो मीना से कोई बात नहीं करेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा। मनाली, संग्राम छवि को कंपनी ले आया। डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं, इन पर अमल करो। मैं इसे कभी कभी यहाँ ले आया करूँगा। फिलहाल ये मम्मी की हेल्प कर रही है, उनका भी इनके बिना गुजारा नहीं होता। संग्राम ने छवि को शर्माते देख बात बदल दी। शरद डिजाइनर का हर प्रोडक्ट हिट होने लगा। उनका काम बहुत बढ़ गया। वो बहुत बिजी हो गया। रात बहुत हो गई थी। वो हमेशा की तरह आज भी लेट आया था। मम्मी खाना खाकर सो गई थी। छवि उसका इंतजार कर रही थी। वो आया तो उसके पास आकर उसे गले लगाकर बोला, यार तुम सो जाया करो, इतनी रात तक जागने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, संग्राम जी, मैंने बहुत इंतजार के बाद आपके प्यार को पाया है। मैं ऐसे ही दिनों का इंतजार था। मैं शुरू से चाहती थी कि मैं अपने पति का इंतजार करूं, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएं और हमारा प्यार दिनों दिन बढ़ता जाए। छवि बोली, अच्छा आओ खाना खा लें, पहले ही बहुत लेट हो गया है। संग्राम हाथ धोकर टेबल पर बैठते हुए बोला। दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर दोनों ने बर्तन किचन में रखकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। संग्राम नहाने चला गया। छवि थकी हुई थी, वो लेटते ही सो गई। संग्राम आया तो उसे सोते देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि जिसे उसने जीवन भर की खुशियां देने का वादा किया था, उसे आज इस थकावट और इंतजार के सिवा कुछ नहीं दे पाया। उसने उसे देख कर तय किया कि आगे से वो समय पर घर आएगा। वो उसके पास लेटा और उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। छवि भी उसकी बाहों में सिमटकर सो गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। छवि भी उसके सीने में मुंह छुपाकर सो गई। संग्राम अपने सीने से लगी छवि को प्यार से देखकर मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी, जिसमें जब मैं सोऊं तो तुम्हारा चेहरा देखकर सोऊं और उठूं तो तुम्हारा चेहरा देखूं। मेरा ये सपना पूरा हो गया। अब सारी उम्र ऐसे ही तुम्हें बाहों में लेकर बीत जाए। छवि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो संग्राम के कुछ और अंदर घुस गई। संग्राम ने भी उसे और कस लिया और उसके होठों को चूमने लगा। छवि की भी आंख खुल गई और उसकी नींद जाती रही। वो भी संग्राम को कस के पकड़कर उसकी किस के नशे में डूब गई। वो खुद को रोक नहीं पाई। रोज छवि संग्राम के पास होती थी, पर फिर भी जब वो उसके इतने पास होती तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। वो धीरे धीरे किस करते करते पूरी तरह उस पर हावी हो गया। अहमदाबाद, सहस और मीना का रिश्ता एक बॉस और सेक्रेटरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सहस ने बहुत कोशिश की कि वो मीना को समझाए, पर मीना समझना नहीं चाहती थी। सो सहस भी ने भी कोशिश छोड़ दी थी। उस दिन भी वो काम में व्यस्त था कि हर्ष आया। वो बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ गया। मीना उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे उसके अंदर आई और बोली, सर आप ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते। ओह सॉरी, तो अब दे दो अपॉइंटमेंट। हर्ष की बात सुनकर मीना ने हर्ष की तरफ देखा। उसे लगा कि उसने इसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसने सहस की तरफ देखा। सहस ने उसे जाने का इशारा किया। रुकिए जी, पहले आपसे जान पहचान तो हो जाए। हर्ष ने मीना को का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। वो जानता था कि मीना और सहस का रिश्ता क्या है। उसने देखा कि मीना उसे पहचानती नहीं है, सो वो इस बात का फ़ायदा उठाकर उन दोनों के साथ मजाक करना चाहता था। मीना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मेहमान को डांट भी नहीं सकती थी। सो उसने सहस की तरफ देखा। वो अपनी फाइल पढ़ने में मस्त था। उसने उनकी तरफ देखा ही नहीं। हर्ष ने मीना को अपनी ओर खींचते हुए अपने बगल में बैठने को कहा। मीना ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। फिर वो बोली, सर आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त करती हूँ। अरे आप क्या बात करती हैं, चाय क्या आपसे अच्छी होगी? 2 घड़ी पास बैठ जाओ, शराब का नशा हो जाए। हर्ष बोला, सर आप बहुत फ़नी हैं, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। मीना ने हाथ छुड़ाने की फिर कोशिश की, पर हर्ष कहाँ छोड़ने वाला था। सहस भी देखना चाहता था कि मीना कैसे रिएक्ट करती है, सो वो चुपचाप फाइल देखने में बिजी। मीना की बर्दाश्त की हद हो गई तो वो गुस्से से बोली, सर मेरा हाथ छोड़िए, दर्द करने लगा है। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का?
ओह, तो अब तुम एक सेक्रेटरी मुझे सिखाओगी कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत! सहस, ये तुमने कैसी लड़की रखी है? हर्ष ने सहस से कहा। तब सहस ने फाइल बंद की और उनकी तरफ देखा। क्या बात है भैया? सहस ने भोलेपन से पूछा। सहस, ये तेरी सेक्रेटरी मुझे लेक्चर दे रही है। कहती है कि मुझे बात करने का तरीका नहीं आता। हर्ष बोला। मीना, क्या बात है? ये क्या तरीका है गेस्ट से बात करने का? सहस ने मीना को डांटते हुए कहा। लेकिन सर, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे हैं। मीना ने सहस को सारी बात बताई और अपना पकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर कहा, हाथ ही तो पकड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सहस बोला। सहस, ये तुम कह रहे हो? जब मैं आई थी तब तो बड़ा कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और आज कोई अनजाना मेरा हाथ पकड़ रहा है तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? क्या पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है? मीना ने सारा गुस्सा सहस पर निकाल दिया, लेकिन हर्ष ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा जी, तो तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया था, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे क्यों रिएक्ट करती रही मानो तुमने वो लेटर पढ़ा ही नहीं? आज सब याद आ गया? सहस बोला। सहस, वो हम दोनों की आपस की बात है। हम अपनी लड़ाई बाद में भी निपटा सकते हैं। पहले इस बाहर वाले को तो सबक सिखाओ। ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है। मीना बोली। मीना, ये कोई बाहर वाले नहीं हैं, ये मेरे बड़े भैया हर्ष हैं। सहस बोला। भाई, मैं तो तुम दोनों से मिलने आया था। मुझे क्या पता कि तुम में अनबन चल रही है। मैं तो अपनी छोटी भाभी के हाथ के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। तुम हमारी फैमिली में फिट होने के काबिल हो। हर्ष बोला। ओह सॉरी भैया, आप पहले बता देते तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती। सच में मैंने संग्राम जी को तो देखा है, पर आपको पहली बार देखा है। मैं मीना कभी सहस और कभी हर्ष को देख रही थी। क्या बात है? मुझे तो संग्राम भैया ने बताया था। मैं तो बधाई देने आया, पर यहाँ तो मसला ही कुछ और है। मतलब तुम जब से आए हो ऐसे ही हो? महीना होने को आया है, तुम दोनों की सुलह नहीं हुई? क्या मुझे बताओगे कि तुम दोनों में हुआ क्या है? हर्ष बोला। सहस और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ही चाहते थे कि दूसरा बताए, कोई भी खुद बताना नहीं चाहता था। हर्ष भी दोनों की तरफ देखे जा रहा था। कमाल है यार, तुम तो दोनों ही नहीं बोलते। मुझे जाकर संग्राम भैया और छवि भाभी को रिपोर्ट भेजनी है। अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो मैं जाकर क्या बताऊंगा? हर्ष बोला। भैया, मैं ही बताता हूँ। आपको तो पता ही है कि इस बार हम लोग वहाँ कितने बिजी थे। पिछले महीनों में हमारी लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ। इस बीच मैं इसे फ़ोन करना भूल जाता था। फिर जब बाद में किया तो इसका फ़ोन बंद आ रहा था। मतलब हमारी कम बात हुई। फिर मैं यहाँ आकर भी बिजी हो गया। मैंने सोचा पहले कंपनी सेट कर लूँ, फिर इसके घर जाकर इसके माँ बाप से रिश्ते की बात कर लूँगा। किस्मत से ये यहीं आ गई, लेकिन ये मेरे से उस बारे में बात ही नहीं करती। बस काम से मतलब है और कुछ नहीं। सहस बोला। अच्छा भैया, कोई कहीं भी बिजी हो, रात को सोने से पहले एक बार तो फ़ोन देख सकता है। ये खुद फ़ोन नहीं करता था। मेरे फ़ोन तो उठा सकता था, लेकिन इसने मेरे फ़ोन तो उठाना दूर, इसने मेरे मैसेज भी नहीं देखे। तो मैंने भी गुस्से में इसे ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद अनब्लॉक भी कर दिया, पर इन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं किया। जब मैंने इन्हें यहाँ देखा तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। इन्होंने लेटर लिखा, मैंने पढ़ा, पर मैं कैसे भरोसा करती? मुझे लग रहा था कि इन्होंने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है और ये कंपनी उसी की है। मीना बोली। क्या? हर्ष। क्या? सहस। दोनों हैरान होकर उसे देख रहे थे कि ये क्या बात हो रही है। शादी, कंपनी? मीना, तुम इसे गलत समझ रही हो। इसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। हमारे घर में सच में बहुत कुछ हो गया था। ये तुम खाली वक्त में सहज से सुनना। मैं बस इतना कहूँगा कि ये सिर्फ तुम्हें हमेशा याद करता था। तुम्हें यहाँ लगवाया भी संग्राम भैया ने और भाभी ने है। चलो अब हाथ मिलाओ और सुलह करो और मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। हर्ष बोला। हर्ष की बात सुनकर मीना ने सहज की तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर वो चाय लेने चली गई। हर्ष कुछ देर तक उन दोनों के साथ बैठा बातें करते रहा। फिर अब वो दोनों भी ठीक बातें कर रहे थे। हर्ष के जाने के बाद मीना भी कमरे से जाने लगी तो मुड़कर बोली, सहस, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी।
नहीं मीना, गलती मेरी भी थी। जब मैंने तुम्हें सब कुछ समझा ही है तो मुझे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम भी बतानी चाहिए थी। आई एम सॉरी, सहस बोलते हुए उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। मीना ने भी अपनी बाहें उसकी कमर पर डाल दीं। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला। हर्ष आया था। वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। वो न अंदर आ पाया न वापस जा पाया। मीना की नज़र उस पर गई तो उसने सहस को धक्का देकर दूर हटाया। वो मेरी कार की चाबी यहीं रह गई थी, वही लेने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग। सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, कहकर वो चाबी लेकर वापस जाने लगा। तो फिर बोला, कम से कम बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन तो लगा दो। कोई आने से पहले सोच कर आता। उसका भी क्या करेंगे, कुछ लोग तो बिना नॉक किए सीधे ही आ जाते हैं। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि दरवाजे पर क्या साइन है। सहस बोला। मीना तो शर्म से मरी जा रही थी। वो उनकी तरफ पीठ किए मुंह छुपाए खड़ी थी। ओह यार, कहा ना सॉरी, आगे से अपना दरवाज़ा भी नॉक करके घुसूंगा, ठीक है। हर्ष को भी बुरा फील हो रहा था कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि वो लोग अभी आपस में मिले हैं, तो वो बिना कुछ कहे अंदर आ गया। उसके जाते ही मीना भी शर्माते हुए निकल गई। उसके स्टाफ वाले उसके चेहरे को देखकर सोच रहे थे कि शायद इसे सहस ने डांटा है। वो आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं सर क्यों जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। बेचारी फंस गई यहाँ आकर। भाई सच कहता हूँ, क्लर्क बन जाओ पर बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी ना बनो। पर अब अकेले में डांटो तो भी कुछ नहीं, किसी के सामने डांटना अच्छी बात थोड़ी ही है। दिनेश मीना को सिर टेबल पर टिकाए देखकर समझा कि वो रो रही है, सो वो बोला, मैं जाती हूँ, उसे थोड़ा हौसला देती हूँ, कहकर नीलम पानी का गिलास लेकर मीना के पास गई और बोली, मीना रो मत, यहाँ ऐसा ही है, बॉस लोग हमें इंसान समझते ही नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, संग्राम सर तो सारा ऑफिस सिर पर उठा लेते थे। वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी क्लास लेते थे। शुक्र करो कि तुम उनके समय में नहीं आई। अच्छा रोना छोड़ो और ये लो पानी पी लो। उनकी बात सुनकर मीना को हंसी आ गई। हंसी भी आई और अच्छा भी लगा कि वो लोग उससे हमदर्दी रखते हैं। उसने भी जानबूझकर मुंह उठाकर आंखें साफ की मानो रो रही हो। फिर उसने पानी का गिलास पकड़कर नीलम से कहा, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। सर सच में बहुत बोलते हैं, बोलते वक्त दूसरों की फीलिंग के बारे में नहीं सोचते। सुनो, तुम उतना ही कहना माना करो जो हद में हो। अगर सर कुछ हद से बाहर जाने को कहते हैं तो मना कर देना। दिनेश बोला। लेकिन जब उसने देखा कि मीना उसकी बात समझी नहीं है तो वो उसके पास होकर बोला, मेरा मतलब है गेस्ट को एंटरटेन करना। उसकी बात का मतलब समझती हुई मीना बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे नहीं है। ये सर के भाई थे, वो भी बहुत शरीफ हैं। बस वो काम को लेकर उन्होंने अपने भाई के सामने मुझे डांट दिया तो थोड़ा फील हुआ। मीना ने बात बना ली, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, इन्हें दिल पर लगाना छोड़ दो, धीरे धीरे काम सीख जाओगी, फिर मुश्किल नहीं होगी, दिनेश ने समझाया। वो लोग उसे हौसला देते रहे। मीना भी उनके साथ नाटक करते हुए हाँ में हाँ मिलाती रही। अंदर सहस उन लम्हों को याद करता हुआ मुस्कुरा रहा था। मनाली उस रात के बाद से संग्राम जल्दी घर आने लगा। जिंदगी पटरी पर आ गई थी। सभी अपने समय पर काम पर जाते और वापस आते, सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन भी छवि और मम्मी समय से स्कूल आ गए थे। छवि बैठी पेपर्स देख रही थी कि रितु मैडम उसके पास आई और उनकी तरफ टिफिन करते हुए बोली, छवि आज मैंने तुम्हारे फेवरेट मंचूरियन बनाए हैं, ये लो खा लो, खाकर बताना। उसने जैसे ही टिफिन छवि के सामने किया तो छवि को अजीब सा फील होने लगा। उसने टिफिन पकड़ कर रख लिया और बोली, मैं पहले काम कर लूँ फिर खा लूँगी। रितु के जाने के बाद उसने टिफिन फिर खोल कर देखा तो उसे फिर उल्टी सी आने लगी, जैसे उल्टी जैसा लगा। उसने मम्मी को ये बात बताई। बेटा लगता है कुछ गलत शलत खा लिया है, स्कूल के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं बीमारी ना बढ़ जाए, मम्मी जी बोली। छवि भी मान गई। स्कूल के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सब जांच करने के बाद उन्हें बताया, मैडम जी बधाई हो, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। देखो छवि, आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए इस बार ज़्यादा ध्यान देना होगा, कामकाज कम करना, स्ट्रेस मत लेना। सुनकर मम्मी बोली, आप चिंता न करें डॉक्टर, पहले मैं इसके पास नहीं थी, अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मम्मी और छवि बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वापसी में सारे रास्ते मम्मी ने उसे हिदायत देती रही। वो लोग घर आए तो मम्मी ने मौली को भी समझाया, छवि से कोई काम नहीं कराना, वो जो भी खाने को मांगे उसे बना देना। तुझे खुशखबरी दूँ, छवि माँ बनने वाली है। हाय राम, सच्ची? दीदी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बाहर किसी को बताना मत, लोग बहुत ही खराब होते हैं।
मैं अभी नज़र उतारती हूँ, कहकर मौली ने बाहर चूल्हे में से आग जलाई और कुछ मिर्चें छवि पर से वार कर आग में डाल दी। अब बुरी नज़र उतर गई। दीदी बताओ क्या खाना है, मैं बना कर लाती हूँ, मौली बोली। अरे आप दोनों इस तरह क्यों मुझे सिर पर चढ़ा रहे हो, मैं बिगड़ जाऊंगी, छवि ने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, बिगड़ जाओ, अपने आप संग्राम संभालेगा, मम्मी ने हंसते हुए कहा। फिर सलाह देते हुए बोली, ऐसा करते हैं, ये नीचे वाला कमरा तुम ले लो, मैं ऊपर वाला कमरा ले लेती हूँ। अब ठीक हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हूँ, जबकि तुम्हें अब इससे बचना होगा। मम्मी ने संग्राम को फ़ोन किया। हेलो संग्राम, जल्दी घर आ जाना, वो छवि की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लाई थी। क्या क्या हुआ उसे, सुबह तो ठीक थी, डॉक्टर ने क्या कहा, संग्राम ने टेंशन में पूछा। तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं, वैसे घबराने की बात नहीं है, पर मैं फ़ोन पर बताना नहीं चाहती, मम्मी जी बोली। संग्राम उसी वक्त सारा काम छोड़कर घर आ गया। मम्मी मौली के साथ रसोई में लगी हुई थी। संग्राम ने आते ही पूछा, क्या हुआ छवि को, कहाँ है वो कमरे में है, आराम कर रही है, जाओ उसी से पूछ ले, मम्मी बोली। संग्राम दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो छवि बेड पर लेटी थी। वो देखकर घबरा गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला